हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में दर्पण टॉपिक, और दर्पण में पढ़ेंगे समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और इस टॉपिक से कम आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अगर आप रेलवे के एग्जाम देने वाले हैं या एसएससी या बैंकिंग, तो इस प्रकार के एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा इस तीनों टॉपिक से, समतल, अवतल और उत्तल दर्पण से। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है, इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर है, तो आप मैं गारंटी देता हूं कि आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो आज मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, ऑनलाइन के वीडियो में ऑफलाइन का मजा दूंगा, और मजा लेने का कोशिश कीजिए। तो स्टूडेंट, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में सबसे पहले ये समझिए समतल दर्पण होता क्या है। कभी देखे हैं कि नहीं? देखे तो जरूर होंगे। अरे जिसमें फेसवा देखते हैं, चेहरा देखते हैं। लड़का है तो कभी कभी नहीं हो देखते होंगे, इस बात को मैं मानता हूँ, इसका एग्जाम्पल मैं भी हूँ। लेकिन अगर लड़की है तो फिर क्या कहना, ठीक। फेस देखना तो उनका जन्मजात आदतें हैं ना। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना। तो चलिए आज हम लोग दिल में भी उतरेंगे और समतल दर्पण में भी उतरेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट समतल दर्पण के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। प्लेन मिरर, जिसका परावर्तक सतह एकदम प्लेन हो, शार्प हो, देखने में एकदम चौड़ा, एकदम अच्छा प्लेन दिखता हो, उसी को कहते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण में स्टूडेंट्स, इसका पहले मैं बनावट करता हूं। इधर हम थोड़ा कलर कर देते हैं पीछे वाला भाग को। ये जो वाला भाग है ना, ये कलर किया हुआ है, और ये जो सामने वाला भाग है इसको कहते हैं परावर्तक सतह। इसको क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। मतलब जिस सतह से जब कोई प्रकाश टकराता है तो परावर्तन के बाद उसी माध्यम में लौट जाता है, उसको कहते हैं परावर्तक सतह। जिस फेस से, जिस साइड से हम अपना फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं, तो वैसा ही दिखता है, उस सतह को कहते हैं परावर्तक सतह। और पीछे वाला जो भाग है उसको कलर कर दिया जाता है। अगर कलर नहीं होगा ना तो इधर से देखेंगे तो उस पार चला जाएंगे, मतलब कुछ दिखेगा ही नहीं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, जिसमें हम अपना फेस देखते हैं आईना में, उस शीशा का, प्लेन मिरर के पीछे वाला भाग को कलर कर दिया जाता है। कलर करता है ना, तो यह याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि समतल दर्पण के पीछे बैक साइड में किसका कलर, किसका लेप चढ़ाया जाता है। तो रे बाबू, लेप चढ़ाया जाता है सिल्वर, एजी का। किसका? एजी यानी सिल्वर का। कभी कभी सिल्वर ब्रोमाइड का भी, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का भी। कभी कभी आपको ऑप्शन में पारा भी रहेगा, कभी कभी आपको ऑप्शन में एल्युमिनियम भी रहेगा। ये 4 चीजें याद रहेगा। ऑप्शन में अगर सिल्वर है तो सिल्वर मारो सबको छोड़ के। ऑप्शन में सिल्वर नहीं रह के सिल्वर ब्रोमाइड भी रह सकता है। ऑप्शन में सिल्वर ब्रोमाइड नहीं रह के पारा भी रह सकता है, और कभी कभी एल्युमिनियम भी देता है। अगर कहोगे चारों रहे ऑप्शन में तो सिल्वर मार दीजिए, ऐसा क्वेश्चन सेट करने वाला करता नहीं है। लेकिन नॉलेज के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए ध्यान रखिएगा, शीशा के पिछले वाले भाग को सिल्वर से कलर कर दिया जाता है। सस्ता शीशा बनाने के लिए उसको एल्युमिनियम से भी कलर कर दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहां से पता चल गया कि परावर्तक सतह, पीछे वाला भाग जो होता है वो सिल्वर से कलर किया जाता है। चलिए सेकंड नंबर लिखिएगा। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। हाँ बाबू, सही समझे कि समतल दर्पण में वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। अगर आप समतल दर्पण के सामने इस तरह से खड़े हैं, अगर आपका हाइट 5 फीट है तो प्रतिबिंब भी 5 फीट का बनेगा। ये नहीं कि आप 5 फीट का है प्रतिबिंब बन जाएगा 10 फीट का है, खुश हो जाइएगा हम तो लंबा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जितना बड़ा आप हैं उतने बड़ा आपका
प्रतिबिंब बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। चलिए तीसरा नंबर लिखिए, समझिए कि नहीं। समतल दर्पण के पिछला भाग सिल्वर से कलर किया जाता है अथवा सिल्वर ब्रोमाइड से अथवा पारा या एल्युमिनियम से। दूसरा टॉपिक, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। तीसरा लिखिएगा बाबू, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कहां पे बनता है। अगर ये समतल दर्पण है, अगर हम समतल दर्पण के इसे सामने में खड़ा हो जाएं तो बापू दर्पण के पीछे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। मतलब ऐसे दिखेगा, अरे पीछा में है, जितना दूर में है ना उतने उधर बनेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे कहां बनता है, दर्पण के पीछे। स्थिति कहां होता है, दर्पण के पीछे। आकृति वस्तु के बराबर। और कैसा बनता है, अरे बाबू आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है, जिसे आप लोग काल्पनिक कहते हो। और सीधा बनता है। इस बात को ध्यान रखना। तीसरा टॉपिक, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अगर ये मार्कर हमारा दर्पण है, इसके सामने मैं खड़ा हूं तो मेरा दर्पण जो है, मेरा जो प्रतिबिंब है इस दर्पणे में बनेगा, लेकिन दर्पण के पीछे। ये नहीं कि दर्पण के पीछे जाके इसे हुल्की मारिएगा, ऐसा नहीं करना है। मतलब आपको आभास होगा कि इसके अंदर में मेरा प्रतिबिंब बन रहा है। इसीलिए हमने लिखा कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आकृति मतलब कितना बड़ा, वस्तु से बड़ा या छोटा। अरे हम तो यहाँ लिखिए दिए हैं कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। कैसा, खड़ा है ऐसे तो मेरा प्रतिबिंब क्या उल्टा बनता है, पैर ऊपर मुड़ी नीचा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा कोई भी वस्तु का, वो आभासी यानी काल्पनिक, जिसको कहते हैं काल्पनिक, यानी सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, एकदम सीधा बनता है, जैसे आप खड़ा हैं वैसने बनेगा। चलिए 4 नंबर लिखिए, समतल दर्पण में किसी वस्तु को या इसे लिखिए, समतल दर्पण के सामने भी वेग से वस्तु को ले जाने पर प्रतिबिंब टू भी वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। ध्यान रखना, अगर आप समतल दर्पण के सामने भी वेग से जा रहे हो तो उस दर्पण के सामने से हमारे तरफ प्रतिबिंब आता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन हमारे वेग से 2 गुना। अगर समतल दर्पण के सामने अगर हम भी वेग से मूव कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं या टहल रहे हैं, तो प्रतिबिंब हमारे तरफ डबल यानी 2 गुना वेग से आता हुआ महसूस होता है, प्रतीत होता है। अगर हम दर्पण के सामने 10 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से जा रहे हैं तो रे बाबू प्रतिबिंब हमारे तरफ 20 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से आएगा। हम कहेंगे मार देंगे धक्का तुमको 10 मीटर प्रति सेकंड से, उधर वाला कहेगा क्या, मैं तुमको भी मार दूंगा 20 मीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, जितना तुम बोलेगा उसके डबल तुमको हम मारेंगे ना। अरे बाबू चलिए, पहला समझ गए। अब हम बात करते हैं 5 नंबर
प्रॉपर्टीज पे। चौथा प्रॉपर्टीज है जितना वेग से सामने जाओगे उतना उसके डबल वेग से प्रतिबिंब आपके सामने आएगा। पांचवा कहता है यदि दर्पण को, कौन दर्पण, समतल, यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो प्रतिबिंब 2 थीटा से घूम जाएगा। अरे बाबा, अरे बाबा, बड़ा मस्त बात है। कहता है अगर समतल दर्पण को थीटा एंगल से घुमा दो तो प्रतिबिंब है 2 थीटा से घूम जाएगा, यानी डबल एंगल से घूम जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये समतल दर्पण है हमारे पास, हाथ में लिए और इसको 30 डिग्री एंगल से ऐसे थोड़ा अमठ दिए तो प्रतिबिंब जो है ना हमारा 60 डिग्री एंगल से घूम जाएगा। हमको ऐसा लगेगा अरे वाह, हम 60 डिग्री एंगल से घुमा दी। अगर कहीं ऐसा गाड़ी में हो तो कैसा होगा? गाड़ी में जा रहे हैं और ड्राइवर क्या करे, 30 डिग्री एंगल से घुमाए, अगर वो 60 से घूम जाए तो पता चलेगा वाह रे झूला झूल रहे हैं ना, कहाँ चले गए पता नहीं। तो ऐसा गाड़ी में नहीं होता, ऐसा समतल दर्पण के साथ ही होता है। ऐसा इनके साथ प्रॉपर्टीज दे दिया गया है, ठीक है। तो अगर समतल दर्पण को 30 डिग्री के एंगल से घुमा दिया जाए तो ये 60 डिग्री के एंगल से घूम जाएगा, क्या, प्रतिबिंब। ध्यान रखना इस बात को, ये पूछता है रे बाबू, ये आपको एग्जाम में कहेगा कि यदि समतल दर्पण को 45 डिग्री से घुमा दिया जाए तो प्रतिबिंब कितना डिग्री से घूम जाएगा? ऑप्शन में रहेगा 60, 70, 100 और 90। तो 45 से घुमाए हैं तो घूमेगा कितना से? 90 से, डबल से, 2 गुना से। आज 5 नंबर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 6। आजकल का मार्कर भी जो है ना ऐसा दे देता है कि उधर सट जाता है, उधरने का नाम ही नहीं लेता। चलिए 6 नंबर पे, समतल दर्पण में वस्तु का पूरा इमेज देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की आधी होनी चाहिए। अगर कोई वस्तु, ये मार्कर है मान लेते हैं 1 फीट का, और इसका पूरा प्रतिबिंब मुझे मिरर में देखना है, तो मिरर की मिनिमम लंबाई इसकी आधी होनी चाहिए। यानी अगर 1 मीटर है तो आधा मीटर का कम से कम मिरर होना चाहिए। तो वही लिखेंगे, वस्तु का पूरा लंबाई या प्रतिबिंब यानी इमेज समतल दर्पण में देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम वस्तु की लंबाई की आधी होना चाहिए। तो देखिए हम इतना बड़ा इसीलिए लिख देते हैं ताकि आप इसको पढ़ के समझ सके, नहीं तो इसको शॉर्टकट में याद रखिए। अगर वस्तु की लंबाई x तो मिरर की लंबाई क्या होना चाहिए? x/2 है, ये याद रखिए। वस्तु की लंबाई x है तो पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए मिरर की लंबाई कम से कम आधा होना चाहिए। ये इसका प्रॉपर्टीज है। कहोगे अधिक से अधिक कितना? अधिक से अधिक तुम तारे गाछ इतना बड़ा ले लो, उससे क्या मतलब है? उसमें तो दिखबे न करोगे। हमारा कहना है कम से कम कितना छोटा ले सकते हो। अभी नहीं इतना ऐना ले है ना, बोलना कि हम 100 से ऐसे करके देखेंगे, कपार बेहोदा तेरा मुँह नहीं दिखेगा। इसीलिए कहता है वस्तु प्रॉपर्टीज कहता है कि वस्तु की लंबाई जितना है उसका आधा मिरर की लंबाई होनी चाहिए, कम से कम। चलिए 7 नंबर, एक चीज ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण की
समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। वो अनंत का सिंबल है, इन्फिनिटिव का, अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। अगर आप यहाँ पर खड़े हैं और ये मानो ये दर्पण है और यहाँ पे आप खड़े हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, तो आपका जो प्रतिबिंब है जितना दूरी पे आप खड़े, वो बताऊंगा अगले प्रॉपर्टीज में, उतने दूरी पे अंदर बनता है। लेकिन इसका फोकस दूरी पता नहीं चलता। फोकस दूरी इसका बहुत दूर अनंत तक का होता है, जहां तक आपको दिख रहा है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ जो होता है वो हमेशा कितना होता है? अनंत होता है, इन्फिनिटिव होता है, जिसका कोई अंत ना हो। 7-8 नंबर, क्षमता। अरे बाबू, क्षमता की बात कर रहा हूं। समतल दर्पण की क्षमता क्या होती है? तो आपको पता होगा, समतल दर्पण या किसी भी दर्पण की क्षमता जो है 1/f होता है। कोई भी दर्पण हो, चाहे समतल हो, अवतल हो या उत्तल हो, उसका क्षमता का फार्मूला 1/f होता है। तो 1/f, तो 1/f लिखेंगे। 1/f का वैल्यू कितना? इन्फिनिटिव। तो बाबू यहाँ कितना, कोई भी नंबर ऊपर में रहे और नीचा इन्फिनिटिव रहे तो वैल्यू हो जाता है 0। अगर ऊपर में 1 है, नीचा इन्फिनिटिव वैल्यू 0, 2/इन्फिनिटिव वैल्यू 0, 3/इन्फिनिटिव वैल्यू 0, या 4/इन्फिनिटिव पे पावर 3 तैयो वैल्यू 0। नीचे में इन्फिनिटिव पे पावर प्लस में कितनों रहे, माइनस में नहीं, प्लस में कितनों रहे, और ऊपर नंबर होना चाहिए, वैल्यू हो जाएगा 0। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत है। अनंत होने के कारण इसकी क्षमता 0 होता है, क्योंकि 1/इन्फिनिटिव बराबर 0। ध्यान रखना, समतल दर्पण की फोकस दूरी इन्फिनिटिव और इसकी क्षमता 0 होता है। चलिए इसको नोट करिए, मैं सामने से हट जाता हूं। याद रखिएगा, यही सब ध्यान रखोगे तो एग्जाम में मार के आओगे, नहीं तो पता चलेगा हम तो सही है मारे थे। क्या मारे थे? क्षमता मार दिए इन्फिनिटिव, अब फोकस दूरी मार दिए 0। खुश हो के आए घर में, पता चला आज तो ये तो गलती कर, तो ऐसा गलती मत करना ना। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है और क्षमता 0 होता है। मैंने यहाँ पे आपको प्रूव भी करके बता दिया। 2 समानांतर दर्पण, 2 पैरेलल दर्पण के बीच में अगर कोई वस्तु को रख दिया जाए तो इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा जानते हो? अनंत बनेगा, अनंत यानी इन्फिनिटी। 2 पैरेलल दर्पण, 2 मार्कर है, इस दोनों को हमने कह दिया तुम दर्पण है, और दोनों पैरेलल है। तो 2 पैरेलल दर्पण के बीच प्रतिबिंब को, वस्तु को रख दिया जाए तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनता है। थोड़ा इसको कहो तो मैं इसको प्रूव्ड भी करके बता सकता हूं। देखिए कैसे, मान लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है कि 2 समतल दर्पण के बीच प्रतिबिंब की संख्या कितना होता है? अनंत होता है। ये देखिए, ठीक, और ये मेन लाइन खींच देते हैं। मेन लाइन खींच दिए, ये दोनों दर्पण है, ये दोनों क्या है? दर्पण। देखिएगा अनंत प्रतिबिंब कैसे बनता है, आपको याद रखना है, सिर्फ और कुछ नहीं करना है। वस्तु यहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस वस्तु को यहाँ पे हम आपतित कर, वस्तु को 1 मिनट यहाँ पे रखते हैं वस्तु को, ठीक है। थोड़ा दर्पण बड़ा बनाइए, तब मज़ा आएगा समझने में, ठीक है। अब देखिए, ये वस्तु है, ये वस्तु क्या करेगा? 2 तरीका से इस पे आपतित होगा। एक इस तरह से आपतित होगा। जब इस पे आपतित हुआ तो ये परावर्तन होकर कहाँ चल जाएगा? है इधर भाग जाएगा, ठीक है। कहाँ भाग जाएगा? इधर। तो हमको लग रहा है क्या, यहाँ पे आपतित हुआ, लेकिन ये भाग के कहाँ चला गया? यहाँ। अब देखो, हमको लग रहा है कि ये इधर आ रही है, तो यहाँ पे ये प्रतिबिंब बना। मान लेते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब जो है I1 बन गया ना, यहाँ पे बन गया I1। अब जब यहाँ से ये टकराएगा फिर परावर्तन के बाद इधर जाएगा, क्योंकि फिर ये इसको दर्पण हम बढ़ा दिए ना। तो अब लग रहा है क्या, ये इधर से आ रही है ना, तो इसको हम बढ़ा के यहाँ पे सटा देंगे। थोड़ा मिटाते हैं तो थोड़ा समझने में भी मज़ा आएगा। इधर ज़्यादा नहीं, थोड़ा और बनाएंगे इसमें। तो अब देखिए यहाँ पे बन जाएगा कितना? I2। अब फिर देखिए, ये जो है
यहाँ से टकराए, फिर दर्पण बढ़ाएंगे ना, फिर यहाँ से परावर्तन के बाद इधर भागेगा, फिर दर्पण यहाँ से बढ़ाइए तो फिर लग रहा है क्या, ओ ये तो इधर से आ रहा है ना, यहाँ पे बन गया I3। फिर जब ये यहाँ टकराया तो फिर क्या करेगा, ये इधर भागेगा ना, इस पर टकराएगा, फिर लगेगा अरे ये तो यहाँ से आ रहा है, फिर दर्पण यहाँ बढ़ा दीजिए, यहाँ पे बन गया I4। फिर देखिए जब यहाँ से टकराया तो फिर ये इधर भागेगा, दर्पण को इधर भगाएंगे, फिर लगेगा अरे ये तो यहाँ आ रहा है। मतलब थोड़ा बड़ा फिगर बनाने के चक्कर में ये क्या बन गया, लाल किला बन गया, ताजमहल ना। ताजमहल हमको नहीं समझना है। तो देख रहे हैं ना कि प्रतिबिंब की संख्या कैसे कैसे बढ़ते जा रहा है, ये कभी इसका अंत होगा, कभी अंत नहीं होगा। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हम कहते हैं, तो छोटा सा बना के दिखाते हैं आपको। इतना रखिए और इतना रखिए और 20 से इसको काटिए। यहाँ पे वस्तु है, यहाँ पे टकराएंगे, यहाँ पे टकराएंगे, फिर इधर टकराएगा, फिर इधर टकराएगा, यहीं तक रखिए ना। ये इधर, ये इधर, ये इधर। अब देखिए यहीं पर रहने दो इस वस्तु को, यहाँ खड़ा है, ये किधर से लग रहा है, आ रहा है इधर से आ रहा है, इसको I1। ये किधर से लग रहा है, यहाँ से आ रहा है, इसको कहेंगे I2। ये किधर से लग रहा आ रहा है, इधर से आ रहा है, इसको कहेंगे I3। और जब ये फिर इधर टकराएगा तो फिर किधर आएगा, ये इधर आएगा, इसको कहेंगे I4। मतलब ये जितना है वस्तु आपतित होगा मिरर पे और परावर्तन के बाद लगेगा कि इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, और ये प्रतिबिंब की संख्या बढ़ते जाएगा, क्योंकि परावर्तन तो कभी रुकेगा ही नहीं, परावर्तन किरण तो रुकेगा ही नहीं, परावर्तन किरण तो बढ़ते जाएगा, इसलिए प्रतिबिंब की संख्या बढ़ते जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि दो समतल दर्पण के बीच प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है। दो समतल दर्पण के बीच प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स लास्ट बताऊंगा, अगला क्या था पॉइंट मुझे याद नहीं है, नंबर याद कर लीजिए, अपना लिख लीजिएगा। यदि दो दर्पण को थीटा एंगल से झुका कर रख दिया जाए, झुका कर रख दिया जाए तो बनने वाला या वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। दो मिरर को अब क्या करना है, झुका के रखना है, पैरेलल नहीं रखना है, झुका के रखना है। मतलब ऐसे करके रखेंगे, एक दर्पण ये है, ठीक है, और एक दर्पण को क्या करेंगे, इससे सटा के ऐसे करके रख देंगे, ऐसे करके रखना, ठीक है। थीटा मान लेते हैं, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। मान है तो आपको ऐसे भी रख सकते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी रख सकते हैं, इसके बीच एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। मान है तो आप इसको ऐसे भी झुका कर रख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 120 डिग्री ना। मान है तो आपको ऐसे भी रख सकते हैं, ये मुझे लगता है 30 डिग्री का होगा। मतलब कहने का मतलब है कि दो दर्पण को पैरेलल ना रखकर उसको झुका कर रख दिया जाए, तब इसके बीच कितना प्रतिबिंब बनेगा। इसका दो कंडीशन, एक के फार्मूला है, एक के फार्मूला से सब बात आ जाएगा। बस ये क्वेश्चन रहे कि यदि किसी दर्पण को 90 डिग्री के एंगल पे, 120 डिग्री के एंगल पे, या 60 डिग्री या 30 डिग्री या 50 डिग्री या 72 डिग्री के एंगल पे झुका कर रख दिया जाए, तो दोनों मिरर के बीच बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तेरे बाबू इसको ऐसे करेंगे, फार्मूला इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, साइमेट्रिकल अनसाइमेट्रिकल, ध्यान रखिएगा, साइमेट्रिकल और अनसाइमेट्रिकल। साइमेट्रिकल और अनसाइमेट्रिकल क्या होता है, अगर मान लेते हैं हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर आकार के कोई वस्तु है, अगर इसको 20 से काट दिया जाए, जितना लंबाई इधर छोड़े हैं चौड़ाई, उतना ही चौड़ाई इधर छोड़ेंगे, तो इसको कहते हैं साइमेट्रिकल ना। अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है, इसको 20 से ऐसे करके काट देते, देखिए दोनों के एक दूसरे पर अध्यारोपित कर सकते हैं ना, इसको कहते हैं साइमेट्रिकल। हमारे पास एक एंगल ऐसा है और ये है 60 डिग्री का, अगर 20 से इसको काट दे
तो ये एंगल 30 डिग्री और ये भी एंगल अगर 30 डिग्री का है तो इसको कहते हैं साइमेट्रिकल। लेकिन हमारे पास कुछ इस तरह का आकृति है, मान लेते हैं ऐसा है, ठीक है ऐसा है, क्या ये सिमेट्रिकल कभी हो सकता है? कभी नहीं होगा, क्योंकि यहां से काटोगे तो इधर वाला भाग इस पर क्या अध्यारोपित होगा, एक दूसरे को झांप लेगा? नहीं झांपेगा, तो इसीलिए इसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल। या फिर इस तरह से लिए और ये इस तरह से खींच दिए, ये मान लेते हैं 70 डिग्री का, और बीच से एक लाइन खींचे, ये 30 डिग्री, तो बताइए कितना बचेगा? 40 डिग्री। क्या दोनों बराबर है? नहीं है, तो इसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल समझ गए आप लोग। तो अगर क्वेश्चन में दिया रहे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल तो फार्मूला यूज करना। सिमेट्रिकल की कंडीशन में 360/θ - 1, और इस कंडीशन में 360/θ ऑड के केस में और 360/θ - 1 इवेन के केस में। इसको थोड़ा समझ लीजिए तब मजा आएगा। क्या समझना है कि सिमेट्रिकल 360/θ, अगर क्वेश्चन दिया रहे कि दो मिरर को 60 डिग्री के एंगल पर सिमेट्रिकल रखा गया है तो उसके बीच बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या है, क्वेश्चन में बोल दिया सिमेट्रिकल, तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है। 360 को थीटा से भाग करके -1 कर देना है। अगर आपको अनसिमेट्रिकल दिया रहेगा क्या कि दो मिरर को अनसिमेट्रिकल तरीके से रखा गया है 60 डिग्री के एंगल पे, तो उसके बीच बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, तो आपको ये दोनों फार्मूला यूज करना है। यानी थीटा से भाग करने के बाद आंसर ऑड आए तो ऐसे ही छोड़ देना, कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगर आंसर इवेन आए तो उसमें 1 माइनस कर देना है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में। अगर क्वेश्चन में सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल नहीं दिया रहे तो आपको हर हमेशा यही फार्मूला यूज करना है। क्वेश्चन रहे कि दो मिरर को 60 डिग्री के कोण पे झुका के रखा गया है तो इसके बीच बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, तो ये फार्मूला यूज करना है। या फिर आपको दिया रहे 30 डिग्री के एंगल पे झुका के रखा गया है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, तो उस कंडीशन में भी आपको यही फार्मूला यूज करना है। समझे? अगर मतलब नहीं लिखा रहता है सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल तो हम लोग सिमेट्रिकल को लेके चलते हैं, ना कि अनसिमेट्रिकल को। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं। देखिए उधर बाजा बज रहा है, थोड़ा वीडियो को हम रोक रहे हैं। ठीक है, बेहुदा आ गया था गांव में प्रचार करने के लिए, तो वही उसका बाजा बज रहा था। ठीक है, तो इसीलिए हम वीडियो को थोड़ा पॉज कर दिया था। तो चलिए आते हैं इस पे न्यूमेरिकल किस तरह से। इस प्रकार के न्यूमेरिकल को हम 2 तरीका से बनाकर आपको दिखाएंगे और गारंटी देता हूं कि आपको ऑड इवेन से मुक्ति दिलवा दूंगा। ठीक है, ऑड इवेन का चक्कर नहीं रहने दूंगा। सबसे पहले आप इस तरीका को समझिए। इस तरीका को अगर आप समझ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझे तो मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं। वो ब्रह्मास्त्र ऐसा दूंगा कि कभी ऑड इवेन का चक्कर नहीं रहेगा, 100% क्वेश्चन का आंसर सही होगा। सबसे पहले इसको समझिए। अगर क्वेश्चन में दिया रहे 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री या 50 डिग्री, इतना एंगल पर दो मिरर को झुका के रख दिया गया है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या, इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, तो हम ये सिमेट्रिकल लेके चलेंगे। तो 360/θ करिए, मतलब 90 करिए ना, -1 करना होगा या बराबर इसको भाग दीजिए, 9 चौक 36, 4 और -1 बराबर 3। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए 360/60 -1, 6 6 के 36 और -1 बराबर कितना? 5 हो जाएगा। इसका देखिए 360/30, इससे कटाएंगे 3 से कटाओ, 3 1 3, 3 2 6, 12 और -1 बराबर 11 प्रतिबिंब बनेगा। 50 वाला देखिए 360/50, इसको कटाइए, 5 7 35, 5 2 10, दशमलव में आ गया। ठीक है, तो आप इसमें से माइनस नहीं करो, इसको 7 लिख दो डायरेक्ट। इसमें से आपको माइनस नहीं करना है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि दशमलव में 7 को प्रतिबिंब इधर बनेगा, आधा को प्रतिबिंब उधर बनेगा, है मूड़ी का उधर धड़ का अलग, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब 50 से 360 को डिवाइड करेंगे तो दशमलव में आएगा, तो आपको उसमें से माइनस नहीं करके ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, चाहे वो ऑड या इवेन हो, यहाँ पे लिख देना है। तो जब इस कंडीशन वाला आए ना तो आपका आंसर
ऑड या इवेन किसी चीज में आए कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस कर देना। जब सिमेट्रिकल वाला आए या सिमेट्रिकल नहीं लिखा रहे क्वेश्चन में, तो आपको यही वाला फार्मूला अपनाना है। और आपका आंसर मानिए 9 आया, उसमें से -1 करेंगे 8, तो इवेन आया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर ये होगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल लिख दिया है तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स आपको ये दोनों कंडीशन याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखा है अनसिमेट्रिकल, मानिए 90 दिया है, 60 दिया है और 30 दिया है और भी कुछ दिया रहेगा, तो आप क्या करना, 360 को पहले 90 से भाग कर दो, 0 0 9 चौक 36, आंसर क्या आया, इवेन। तो इवेन आने पर 1 माइनस किया जाता है, 1 माइनस कर दो तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 ना। 360 अब बटे 60, इसको डिवाइड करो, 6 6 के 36, 1 माइनस करो, आंसर 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाग करने पर हमारा आंसर आ रहा है इवेन। इवेन के कंडीशन में बोले हैं 1 माइनस करने के लिए, यानी अनसिमेट्रिकल के केस में हमारा आंसर हमेशा ऑड होगा, और सिमेट्रिकल के केस में ऑड इवेन दोनों हो सकता है। लेकिन अनसिमेट्रिकल में हमारा आंसर हमेशा क्या होगा, ऑड ही होगा, क्योंकि ऑड होने पर छोड़ देंगे और इवेन होने पर 1 माइनस कर देंगे। इस बात को ध्यान रखना रे बाबुआ। 360 बटे 30, 0 0 कटा दो, 3 1 3 3 2 6, 12 इवेन है सम संख्या, 1 माइनस करके 11 कर दो। अगर ऑड आता तो ऐसे ही छोड़ देते, ऑड आता तो ऐसे ही छोड़ देते, लेकिन यहाँ तो बेहुदा इवेन कर देता, इवेन करा तो मैंने 1 माइनस करना पड़ेगा। इस बात को समझ गए। चलिए, ये था आपको फार्मूला बेसिस न्यूमेरिकल। लेकिन अब आपको मैं एक ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूँ जो कभी ना भूलने वाला है और ना कभी क्वेश्चन को गलत करने वाला है। देखिए, इसको कहते हैं सर्कुलर कॉन्सेप्ट। सर्कुलर कॉन्सेप्ट